वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञान चैनल। ऑनलाइन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं। एबीएम का है ये यूनिट 3। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मनी क्या होता है, ठीक है, और मनी का सप्लाई किस तरीके से होता है। इसी में हम लोग पढ़ने वाले हैं M1, M2, M3, M4 एंड थर्ड है इन्फ्लेशन क्या होता है और इन्फ्लेशन के कारण उसे किस तरीके से मापते हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं इसको। लगभग 5 से 7 मार्क्स का एग्जाम में आता है। तो यह यूनिट आप कभी भी स्किप मत कीजिएगा, यह यूनिट बहुत ही जरूरी होता है एग्जाम के दृष्टि से। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन। यहाँ पे हम लोगों ने मिस्टेक से ABB लिख दिया था, एक्चुअली में ABM एडवांस बैंक मैनेजमेंट यूनिट 3। सबसे पहला है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में हम लोग वही देख रहे हैं जो कि हमारा स्ट्रक्चर में था कि मनी का डिफिनेशन, उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है और इन्फ्लेशन का कारण और उसे कैसे मेजर किया जाता है। सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन आ रहा है व्हाट इज मनी। व्हाट इज मनी, इसे समझने के लिए जब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने लाइफ, या फिर कहें तो बहुत ही पीछे हम लोग चलते हैं अपने लाइफ के, या फिर अपने लाइफ के बहुत पीछे, ठीक है, बैक साइड में चलते हैं, तब हम लोग समझ में आएगा कि मनी क्या है, पहले हम लोग कैसे यूज करते थे। इसे मैं साइड में लिख चुका हूं। तो बात तब की है जब हम लोग क्या मनी को नहीं जानते थे, पैसा क्या है हम लोग को नहीं पता था, यानी कि हम लोग के पूर्वज को नहीं पता था कि पैसा क्या है, इसे किस तरीके से यूज करते हैं। तो क्या होता था, पहले हम लोग किसी भी सामान को एक्सचेंज करते थे। मान लिया किसी के पास गेहूं है, ठीक है, और उसे सब्जी की जरूरत है, तो वो अपना गेहूं और इधर सब्जी, ठीक है, दोनों को एक्सचेंज करते थे। एक तरफ से गेहूं दिया जाता था तो दूसरी तरफ से सब्जी दिया जाता था। ये एक्सचेंज का प्रक्रिया था सबसे स्टार्टिंग में, जब पैसा इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, पैसा नहीं आया था। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि राजाओं महाराजाओं का शासन चालू हुआ, लोग एक दूसरे पे शासन करने लगे, तो फिर सोने का सिक्का बनाया गया जिसे हम लोग एक्सचेंज के तौर पर यूज करते थे। फिर क्या हुआ कि जब आपके पास गोल्ड है, गोल्ड का कॉइन्स है, तो जब आपको गेहूं लेना है तो आप गए गोल्ड के कॉइन्स लेकर के, तो आप गेहूं गोल्ड के कॉइन दे करके ले लेते थे, या फिर आपको सब्जी लेना हो तो ले लेते थे, या फिर किसी भी सामान को लेना हो उसी के हिसाब से डिफाइन किया हुआ था कि ये 2 कॉइन्स दीजिएगा तो होगा, ये 4 कॉइन्स दीजिएगा तो होगा, ये 6 कॉइन दीजिएगा तो आपको मिलेगा। इसी प्रकार धीरे धीरे गोल्ड के बाद सिल्वर का यूज किया जाने लगा, क्योंकि गोल्ड ज्यादा वैल्यू रखने लगा था मार्केट में। तो पॉसिबल नहीं था कि आप जब मात्र ½ kg गेहूं खरीदें, या फिर कोई भी ऐसा चीज, गेहूं नहीं, कोई भी ऐसा चीज, चीनी या फिर आप कपास या फिर कपड़ा, किसी भी चीज को खरीदने के लिए जा रहे थे, तो ये पॉसिबल नहीं था कि एक कॉइन से आपका ½ kg गेहूं खरीद पाए, क्योंकि गोल्ड कॉइन का वैल्यू बहुत ज्यादा था और गेहूं का वैल्यू कम था, तो ये पॉसिबल नहीं था। तो इतना छोटा से छोटा कॉइन बनाना थोड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि गोल्ड का वैल्यू ज्यादा हो चुका था और गेहूं का वैल्यू कम था। तो लोग जो है हमारे राजा महाराजा जो बहुत पूर्वज के थे, वो गोल्ड के बाद सिल्वर की तरफ शिफ्ट किए, वो चांदी के सिक्के बनाने लगे। चांदी के सिक्के बनाने के बाद चांदी का सिक्का का सामान, चांदी के सिक्के को यूज किया जाने लगा एवं चांदी के सिक्के से सामान खरीदा जाने लगा। सिमिलरली
उसके बाद कॉपर का यूज हुआ क्योंकि चांदी का वैल्यू ज़्यादा हो गया था। मार्केट में चांदी का वैल्यू ज़्यादा होने के कारण कॉपर का फिर यूज होने लगा, कॉपर के सिक्के बनने लगे। उसके बाद फिर हमारे भारत में जब भारत सरकार आई तो स्टील के सिक्के चलाई, स्टेनलेस स्टील के अभी भी जो चलते हैं, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, वो सिक्के चलते हैं। इससे पहले था 25 पैसे, 50 पैसे, ये सभी सिक्के स्टील के थे। आपको ध्यान में होगा स्टील से पहले भी था एल्युमिनियम का, जो कि 10 के थे, 5 के थे, 20 के थे, ये सभी सिक्के थे। तो एल्युमिनियम का वैल्यू भी ज्यादा हो गया कंपेयर टू मनी। यहाँ पे आप अगर समझने का कोशिश कीजिएगा तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि इन्फ्लेशन, अगर आप इन्फ्लेशन थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि एल्युमिनियम का वैल्यू ज्यादा हो चुका है कंपेयर टू इट्स मनी वैल्यू। अगर 10 पैसे का कोई सिक्का है तो ऐसे रियल में वो 10 पैसा ही वैल्यू रखता है, लेकिन मार्केट में उस सिक्के को तौल कर बेचा जाए तो ज्यादा वैल्यू हो जाएगा, इसलिए उस कॉइन्स को हटाया जाता है क्योंकि उसका एल्युमिनियम का वैल्यू ज्यादा हो रहा है कंपेयर टू इट्स रियल वैल्यू ऑफ कॉइन। तो फिर स्टील का सिक्का लाया गया। स्टील का सिक्का में भी आप देखिएगा, स्टेनलेस स्टील का जो सिक्का आया है या फिर आता है अभी मार्केट में, तो ये सभी सिक्के तो अभी लगभग क्लोज होते बंद हो चुके हैं। 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के का मैं बात करूं तो आप देखिएगा कि 5 रुपये का कॉइन या 10 रुपये का कॉइन बहुत ही छोटा होने लगा है। पहले साइज बहुत बड़ा था, अब साइज बहुत ही छोटा हो गया है। कारण सिंपल सा, स्टील का वैल्यू ज्यादा हो रहा है और उसका फेस वैल्यू जो कॉइन पे रहता है वो धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। इसलिए स्टील के सिक्के को छोटा किया जा रहा है। और इसी समय साथ ही साथ पेपर का नोट भी आता है हम लोग का, जो कि 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 बंद हो चुके हैं और 2000 ये पेपर के नोट्स आते हैं। तो ये सभी क्या है, पेपर नोट्स के बाद आगे मैं बताता हूं ये सभी क्या है। ये सभी एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रोडक्ट्स को हम लोग खरीद सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं। सर्विस को हम लोग यूज कर सकते हैं, प्रोडक्ट को हम लोग खरीद सकते हैं। पहले क्या था, एक्सचेंज के माध्यम से कि हमारे पास कुछ चीज है उसे दे दीजिए आप और दूसरी चीज को ले लीजिए, ठीक है। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे गोल्ड आया, तो सभी को यूज करना है गोल्ड, आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मना कर देगा कि आप एक्सचेंज क्यों कर रहे हैं। अगर मैं अभी कॉइन नहीं, मेरे पास सिक्के नहीं है, मेरे पास मान लिया कि 2000 के नोट नहीं है, मेरे पास 5 kg गेहूं है, अगर मेरे जैसा ही कोई आदमी है कहे ठीक है आप नोट ना दीजिए, आप मार्केट वैल्यू गेहूं का इतना चल रहा है, उसके आप इतना गेहूं दे दीजिए, मैं आपको गेहूं की जगह पे जो आपको जरूरत है, अगर मेरे पास उसके पास सामान रहेगा, वो अगर उसके पास है तो मुझे दे देगा, तो एक्सचेंज करके ले सकते हैं। तो मेन कहने का मतलब हुआ गेहूं का जो प्राइस है, जो व्हीट का जो वैल्यू है, वो वैल्यू कैसे डिफाइन है। वैल्यू डिफाइन होता है मनी से। इसका वैल्यू, गेहूं का वैल्यू कितना है, हो सकता है एक्सचेंज के टाइम में ½ kg गेहूं पर 1 kg कपास मिलता हो, उस समय हो सकता है, मैं परफेक्ट नहीं कह रहा हूं, ऐसा ही होता था, हो सकता है ऐसा होता होगा, या फिर जो भी एक्सचेंज का रेट रहता होगा उस समय, कि आप इतना kg गेहूं दीजिएगा तो आपको इतना kg कपास मिलेगा। ये आप कुछ मूवीज में भी देख सकते हैं, मूवी की बात तो नहीं करनी चाहिए इस समय, लेकिन मूवी में भी देख सकते हैं। एक मूवी थी मोहनजोदाड़ो, हाँ, उसी में मैं कहीं पे सीन देखा था। और उसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट का, गोल्ड, तो सेम गोल्ड को यूज कर रहे हैं हम लोग एक्सचेंज की तरह। हमारे पास गोल्ड है, गोल्ड का कॉइन्स है, तो गोल्ड कॉइन दूंगा तो फिर गेहूं मिल जाएगी, और जितना मतलब गेहूं का उस समय प्राइस चलता रहेगा गोल्ड के हिसाब से,
उतना में हम उसे एक्सचेंज कर सकते हैं। तो गोल्ड क्या हुआ, एक ऐसा चीज बना, एक ऐसा इसे एक्सचेंजर बना जिससे हम किसी चीज को एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो गोल्ड और गेहूं का कंपेरिजन एक्सचेंज करने का, गोल्ड से कपास का एक्सचेंज करने का, गोल्ड से कपड़ा का, तो ये बीच में मिडिल साइड हुआ एक्सचेंज करने का। ठीक है, तो उसी तरह गोल्ड के बाद सिल्वर में शिफ्ट हुआ, फिर कॉपर शिफ्ट हुआ, फिर स्टील शिफ्ट हुआ। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इन सभी कमोडिटी की वैल्यू बहुत ही ज्यादा होती गई। अभी गोल्ड की प्राइस की बात करें तो अप्रोक्स 50,000 पर 10 ग्राम है। तो अगर कोई आदमी अगर खरीदना चाहे 1 kg गेहूं, तो गोल्ड का यूज कर ही नहीं सकता, सिल्वर का यूज कर ही नहीं सकता। कर सकता है लेकिन इतना छोटा अमाउंट में तोड़ करके देना और उसे जांच करना गोल्ड असली है या नकली बहुत ही डिफिकल्ट है एक्सचेंज करने के तौर पे। तो क्या हुआ, धीरे धीरे सरकार ने क्या बनाई, एक ऐसा मीडियम बनाया गया, एक ऐसा एक्सचेंजर बनाया गया जिसके थ्रू कोई भी आदमी किसी भी सामान को आराम से खरीद सके और वो सब एक्सेप्ट करे। अब मान लिया कि एक्सचेंज के तौर पे गोल्ड का यूज किया जा रहा है, मुझे गोल्ड की जरूरत नहीं है, मैं क्या करूंगा, मुझे तो जरूरत ही नहीं है। तो फिर ऐसा चीज बनाया जाए जो कि सब ले ले और उसे कहीं भी दिया जा सके तो वो दूसरा सामान भी मिल जाए, यानी जिसकी लिक्विडिटी बहुत ही हाई हो। अगर बैंक के तौर पे बात करें, बैंक के टर्म में बात करें, तो लिक्विडिटी बहुत ही है वो, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कैश। ठीक है, तो ये सभी यहां से, ये सभी क्या है, कैश। इधर भी कैश है लेकिन ये कमोडिटी के तौर पे था, ये अब रियल कैश जो अभी चल रहा है। तो क्या हुआ कि स्टील का चलना हुआ, फिर पेपर का चल रहा था, पेपर का चलने के बाद धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ जगहों पे प्लास्टिक का नोट भी लाया गया। अभी इंडिया में कुछ जगहों पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, लेकिन इसके बारे में अभी उतनी जानकारी मेरे पास भी नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन आगे की बात करें तो डिजिटल करेंसी बहुत ही आगे की ओर बढ़ी है। डिजिटली एक तो डिजिटल करेंसी भी आई है और एक डिजिटल मीडियम एक्सचेंज करने का। आपके मोबाइल में अकाउंट में 10,000 है, ओके, आप जाते हैं शॉप पे जाने के बाद आप सेम चीज मैं बात करता हूं गेहूं का, आपने लिया, परचेज करने के बाद 1 kg गेहूं परचेज किया। ठीक है, तो आप क्या करें, डिजिटली पे कर दिया आपने, यूपीआई का यूज किया, वॉलेट का यूज किया, जिस चीज का भी आप यूज किया आपने उसे पे कर दिया। आपने कहीं पर भी किसी भी, एक मिनट, कहीं भी किसी जगह पे भी इन सभी नोट्स का या फिर मीडियम का यूज आपने नहीं किया एक्सचेंज करने के तौर पे। आप डायरेक्ट डिजिटली अकाउंट में उसके ट्रांसफर कर दिए। तो ऐसा नहीं कि आपने यूज नहीं किया, रियली में आपने यूज किया है डिजिटली। इस नोट का, इस अमाउंट का वैल्यू है इतना रुपीज। ठीक है, तो जो उस समय गेहूं का वैल्यू था या है, उतना रुपया आपने उसके अकाउंट में ट्रांसफर किया। ठीक है, तो इतना मैं बोला। इसमें हमें क्या समझ में आती है, यहां पर है व्हाट इज मनी। मनी इज एनीथिंग विच परफॉर्म्स द फॉलोइंग 4 फंक्शन। पैसा एक ऐसा चीज है जो कि ये 4 फंक्शन करता है। क्या, मीडिया ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, देखिए हम लोग क्या किए, अभी एक्सचेंज किए, डिजिटली एक्सचेंज किए। यहाँ पे हर जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, सभी पैसा ही है, बस इसका रूप धीरे धीरे बदलता गया। पहले गोल्ड, फिर सिल्वर, फिर कॉपर, फिर स्टील, एल्युमिनियम, फिर स्टील, फिर पेपर, प्लास्टिक, डिजिटल। ओके, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड इज अ मेजर ऑफ वैल्यू, किसकी कितनी वैल्यू है। यहाँ पे हम लोग कह रहे थे, गेहूं का बात किया मैंने, इतनी वैल्यू है तो इतना वैल्यू में उसे दे दिया, मानी इतना रुपीज का वो मार्केट में चल रहा है, तो इतना रुपीज, मान लिया कि अगर 20 चल रहा है, 20 रुपीज मैंने ट्रांसफर किया। ओके, तो क्या करते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे भी यूज करते हैं। एक चीज, एक सामान से दूसरा सामान खरीदना, दूसरा सामान से पहला सामान खरीदना, तीसरा सामान खरीदना।
तो बीच में वो एक्सचेंज की तरह काम करता है, मीडियम की तरह। एंड सेकेंड इज उसको वैल्यू मेजर करता है, ठीक है। थर्ड थर्ड इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू ओवर टाइम। ये मान लिया आपके अकाउंट में 10,000 रुपीज है, तो ये एक ऐसा मीडियम है 10,000 रुपीज, या फिर आप 2,000 के 5 नोट रखे हुए हैं 10,000 का, जो कि फ्यूचर में कभी भी ऐसा नहीं कि सड़ जाएगा, गल जाएगा। 10,000 की सब्जी रखिए 2 दिन में खराब हो जाएगा, वैल्यू जीरो। लेकिन आप नोट रखे रखिए 10,000 10,000 ही रहेगा। अकाउंट में 10,000 रखिए तो 10,000 ही रहने वाला है। ऐसा नहीं कि 10,000 अपने आप गायब हो जाएगा विदाउट एनी एक्सटर्नल रीजन, जैसे कि आपका अकाउंट से बैलेंस कट गया किसी कारण से, तो ये सब छोड़ करके, या फिर आपके पास नोट है, नोट किसी कारण से गल गया या फिर फट गया, ये सब छोड़कर, ठीक है। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, स्टोर वैल्यू ओवर टाइम। आप लंबे समय तक अब इसे स्टोर भी कर सकते हैं, बाद में फ्यूचर में भी आप इसे यूज कर सकते हैं। एंड फोर्थ इज स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट्स। फ्यूचर का पेमेंट आपको करना है, ठीक है। तो फ्यूचर का पेमेंट करना है तो आप इसे 10,000 अभी दे दीजिए, फ्यूचर में इसका वैल्यू जो भी रहेगा, ऐसा नहीं कि अभी आप दे दिए फ्यूचर में इसका वैल्यू नहीं रहेगा। इसे भी यूज कर सकते हैं आप। ये 4 चीज है, ये चारों को याद कर लीजिएगा। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, a measure of value, a store of value over time, and a standard for deferred payments, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, इस चैप्टर में से 5 से 7 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। तो ये चैप्टर अच्छे से पढ़िए। मेरा जितना भी वीडियो रहता है थोड़ा लंबा जाता है, थोड़ा मैं स्लो जानबूझकर पढ़ाता हूँ, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा तो लोगों को ज्यादा समझ में आता है। ऐसा नहीं कि मुझे सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म करा देना है, कोई मैं किसी से पैसा लिया हूँ कि आप पैसा दिए हुए तो आपको सिलेबस कंप्लीट कराना है, ऐसा कुछ नहीं है। आराम से पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, हर एक टॉपिक को समझ कर पढ़िए और एग्जाम क्वालिफाई कीजिए। हम लोग का मेन मकसद यही है। सीआईबी के लिए मैं पढ़ाता हूँ तो सीआईबी आपको क्वालिफाई करना है। तो फिर इस वीडियो मैं ऐसा पढ़ाता ही हूँ कि आप वीडियो सिर्फ देखिए, वीडियो देखते ही आप क्वालिफाई करेंगे। 90% चांस है, 10% में इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आपको खुद मेहनत भी करना है। वीडियो देख लिए, कोई भी मान लिया कि आपको केस स्टडी है, मैंने बता दिया ऐसा ऐसा करना है, ठीक है। अब आप खुद 1-2 बार भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उसकी गारंटी तो फिर तो कोई नहीं लेगा, क्योंकि प्रैक्टिस किए बिना एग्जाम में भी बैठना मूर्खता होती है। 1-2 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो 90% की गारंटी मेरी, 10% आपको खुद करना है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड ईच ऑफ द एबव फंक्शन। चलिए क्या क्या था फिर से देख लेते हैं। जो मैं बताया हूँ सेम वही चीज है। मीडियम एक्सचेंज की तरफ है, मेजर वैल्यू मेजर करने के लिए हेड ओवर पीरियड टाइम। फ्यूचर मतलब कि आप इसे फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं, और फिर फ्यूचर का पेमेंट भी, फ्यूचर रिसिप्ट एंड पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी इसे आप दे सकते हैं। नेक्स्ट है, ये हम लोग देख रहे थे व्हाट इज मनी। नेक्स्ट है मनी सप्लाई। हम लोग ये देखने वाले हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई, इसमें हम लोग बात कर रहे थे क्या होता है मनी सप्लाई। तो यहाँ लिखा हुआ है मनी सप्लाई refers to the stock of money available in the economy at the given point of time। यानी कि कितना स्टॉक ऑफ मनी अवेलेबल है इकोनॉमी में। यानी अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी में अभी कितना मनी अवेलेबल है, ठीक है, उसे ही कहते हैं मनी सप्लाई। देखिए, refers to the stock of money available in the economy at given point of time। किसी भी समय इकोनॉमी में कितना मनी अवेलेबल है, ठीक है। इसका डाटा कौन तैयार करता है? डाटा सप्लाई करता है और रिकॉर्ड भी करता है आरबीआई, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। मनी सप्लाई का डाटा
आरबीआई सप्लाई करता है, प्लस डाटा को रिकॉर्ड और पब्लिश दोनों करता है। एंड एक चीज याद करने लायक है, मनी सप्लाई से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। वो तो मनी सप्लाई है तो सिंपल सी बात है, मनी सप्लाई अगर ज्यादा रहेगी कम रहेगी तो प्राइस लेवल पर इफेक्ट पड़ना ही पड़ना है। ठीक है। एक्सचेंज रेट, ठीक है, फॉरेन के साथ जो एक्सचेंज रेट रहता है, अगर सप्लाई बहुत ज़्यादा हमारे मार्केट में रुपया आ गया तो एक्सचेंज रेट पे इफेक्ट पड़ेगा, बहुत कम हो गया तो इस पे भी इफेक्ट पड़ेगा, बिजनेस साइकिल इफेक्ट पड़ेगा। तो बहुत सारा चीज़ मनी सप्लाई के कारण इफेक्टेड होते हैं। ठीक। एंड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है याद करने लायक, वेलोसिटी ऑफ मनी। ये एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ मनी। वेलोसिटी ऑफ मनी इज nominal GDP, nominal GDP and money supply, ये दोनों का क्या रेशियो, नॉमिनल जीडीपी अपॉन मनी सप्लाई, नॉमिनल जीडीपी और मनी सप्लाई का रेशियो, इसे ही कहते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी। यही याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो बात कर रहे थे हम लोग M1, M2, M3, M4। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है, क्या होता है M1, क्या होता है M2, क्या होता है M3, क्या होता है M4। तो एक हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये देखिए, M1 और M2 ये दोनों को कहते हैं ऐसे नैरो मनी। ठीक है। M3, M4 इसे कहते हैं ब्रॉड मनी। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो आप ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से M1 को हम लोग नैरो मनी आंसर देंगे। ठीक है। दोनों को मैं इसलिए कह रहा हूं कि M1, M2 दोनों नैरो मनी होता है। आप जनरली बहुत सारे बुक पढ़िएगा, मैं देखा हूं 2-3 बुक में कि M1, M2 दोनों नैरो मनी ही होता है, लेकिन ज्यादा नैरो कौन होता है, M1। इसलिए जब एग्जाम में पूछा जाता है तो स्पेशली देखिए यहाँ पर भी जिक्र किया हुआ है, नैरो मनी मीन्स M1। तो आंसर क्या देना, M1 इज नैरो मनी। और ब्रॉड मनी की बात करें तो M3 इज ब्रॉड मनी। क्यों M3 को क्यों बोल रहे हैं, M4 को क्यों नहीं बोला, क्योंकि M3 की लिक्विडिटी ज्यादा होता है M4 से, इसलिए आंसर देने में इसको आंसर देना है M3 को। तो होता क्या है M1, M1 होता है करेंसी विद पब्लिक, पब्लिक के पास कितना पैसा है। ठीक है। करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम में डिमांड डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट हम लोग समझते हैं कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, इसी को हम लोग कहते हैं डिमांड डिपॉजिट। तो कासा कितना है, और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ये तीनों चीज का सम, क्योंकि ये तीनों चीज की लिक्विडिटी बहुत ही हाई होती है, इसीलिए हम लोग इसे क्या करते हैं, नैरो मनी। ठीक है। पब्लिक के पास पैसा, कासा और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, आरबीआई के साथ जो डिपॉजिट रहता है वो तीनों की लिक्विडिटी हाई रहती है, इसलिए इसे कहा जाता है नैरो मनी। मैंने साइड में लिखा है, देखिए M1 सीपी, सीपी मीन्स करेंसी विद पब्लिक, इसे मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। आप चाहे तो फुल याद रखिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और M1 जरूर समझे, M1 समझिएगा तो देखिए M1 सब जगह आ रहा है, M1 M2 में भी आया है, M1 M3 में भी आया है, और फिर M4 में M3 आया है, जो कि M3 रिलेटेड था M1 से। तो ओवरऑल आप M1 जरूर समझे। M1 क्या होता है, पब्लिक का पैसा, ठीक है, प्लस बैंक में लोगों का पैसा कासा का, प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई।
फिर से इसे रिपीट करते हैं, पब्लिक का पैसा, ठीक है, और पब्लिक का कासा का डिपॉजिट बैंक में, जिसे डिमांड डिपॉजिट हम लोग कहते हैं, डिमांड डिपॉजिट, प्लस अदर डिपॉजिट विथ आरबीआई, ये हुआ M1। इससे आप एकदम रट ले, याद रख लीजिए इसे। तो फिर M2 क्या होता है, चलिए, M2 M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग डिपॉजिट रहता है उसे M1 के साथ जोड़ दें तो वो M2 कहलाता है। तो M1 क्या था, सबसे नैरो हो गया। M1 में क्या, पब्लिक का पैसा, कासा, प्लस अदर डिपॉजिट आरबीआई, उसमें अगर हम ऐड कर दें पोस्ट ऑफिस का सेविंग डिपॉजिट तो वो बन जाता है M2। थर्ड बात कर रहे हैं M3। M3 क्या है, जब M1 में हम लोग टाइम डिपॉजिट विथ बैंक, यानी TD जिसे कहते हैं हम लोग, टाइम डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट, वो ऐड कर देते हैं तो वो कहलाता है M3। यह आपको चारों का चारों आपको याद करना है। पहला याद एकदम मस्ट कर लीजिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए किस तरीके से बनता है, तो फिर उसके थ्रू आप M2 M3 M4 निकाल सकते हैं। किसी एक एक टर्म को ऐड करते रहना है और फिर वो आपको निकल जाएगा। इससे क्वेश्चन भी हमेशा पूछे जाते हैं, फिक्स है। और M4 लास्ट बचा, M4। M4 क्या है, आपका M3 प्लस ऑल डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में जितने तरह का डिपॉजिट है सबको ऐड कर दीजिए, उसमें से NSC हटा दीजिएगा। NSC क्या होता है, आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC, उसे हटा देना है, छोड़ देना है। और जितने तरह का डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में है उसमें M3 को ऐड कर दीजिएगा तो M4 बनेगा। चलिए इसे फिर से समझते हैं एक बार। M1 पहले याद रख लीजिए, M1 क्या है, नैरो मनी है। M1 होता क्या है, M1 होता है पब्लिक के पास जो पैसा है वो, प्लस डिमांड डिपॉजिट बैंक का, और आरबीआई के साथ जो कुछ डिपॉजिट रहता है डिपॉजिट, वो तीनों को ऐड कर देंगे तो M1 बनता है। क्योंकि इसकी लिक्विडिटी हाई रहती है इसलिए इसे हम लोग नैरो मनी कहते हैं। सेकंड M2। M2 क्या आता है, M1 जो हम लोग देख रहे थे पहले, उसमें सेविंग डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस का सेविंग डिपॉजिट ऐड कर देंगे तो M2 बन जाएगा। और अगर M1 में टर्म डिपॉजिट बैंक का ऐड कर देंगे तो M3 बन जाएगा। ठीक है, पोस्ट ऑफिस का ऐड करेंगे तो M2 बनेगा, टर्म डिपॉजिट बैंक का ऐड करेंगे तो M3 बनेगा। चूंकि हम लोग जानते हैं टर्म डिपॉजिट जो होता है किसी टाइम के पीरियड के बाद निकलता है, इसलिए इससे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रॉड मनी कहते हैं M3 को। और जब M3 में हम लोग ये बैंक वाले में, टर्म डिपॉजिट विद बैंक में, हम लोग पोस्ट ऑफिस का टोटल डिपॉजिट ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है M4। क्लियर, आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये टर्म पे M1 का याद कर लीजिए। अब आगे देखते हैं, अगला हम लोग का है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन देखने से पहले हम लोग कुछ टाइम ये टॉपिक देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है जो इंपॉर्टेंट है। यहां मैं बता दिया था, करेंसी विद द पब्लिक इज करेंसी इन सर्कुलेशन लेस कैश हेल्ड बाय बैंक। करेंसी इन पब्लिक का मतलब हुआ पब्लिक के पास जो भी करेंसी सर्कुलेशन में है उसमें से बैंक जो रखा हुआ है वो हटा देना है। ठीक है, यही वाला लाइन, करेंसी विद पब्लिक, यानी कि सिंपल सा कहना है जितना भी नोट है करेंसी मार्केट में, वो मार्केट में बैंक का हटा करके जो बचा वो है करेंसी विद पब्लिक। सेकंड,
डिमांड डिपॉजिट include all liabilities which are payable on demand, and they include current deposit, demand liability, portion of saving bank deposit, margins held against letter of credit, guarantee, balance in overdue fixed deposit, cash certificates and cumulative recurring deposit. डिमांड डिपॉजिट हम लोग को पता ही है, डिमांड डिपॉजिट क्या, जब डिमांड पे मिले, ठीक है, जो कि मैंने यहाँ पे बताया था कासा मैक्सिमम होता है। लेकिन एक चीज हम लोग को यहाँ पे ध्यान देना है, आपको लगभग सभी बुक में कासा मिलेगा डिमांड डिपॉजिट में, लेकिन यहाँ पर क्या है, सॉरी यहाँ पे था, छूट गया था। यहाँ पे बात कर रहे थे कि कासा है, कासा के साथ साथ कुछ टर्म और भी है जिसे हम लोग को देखना है। जैसे कि कासा में करंट अकाउंट हुआ, सेविंग अकाउंट हुआ, करंट सेविंग के साथ साथ एलसी, जो हम लोग एलसी देते हैं उसमें मार्जिन हम लोग रखते हैं, उसे भी लिखना है। उसके बाद फिर बैलेंसेस इन ओवरड्यू फिक्स्ड डिपॉजिट, ये भी रखना है। कैश सर्टिफिकेट और आरडी, कम्युलेटिव या रिकरिंग आरडी, रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है, वो सब भी डिमांड डिपॉजिट में हम लोग रखेंगे। यानी कुछ पॉइंट इसमें और ऐड कर देना है। कासा में, कासा तो है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, प्लस ये छोटे छोटे चीज मार्जिन्स, इसको दर्ज कर देते हैं, जो कि आप याद रखिएगा। अब टाइम डिपॉजिट है, नेक्स्ट है टाइम डिपॉजिट। क्या होता है टाइम डिपॉजिट? अदर विच आर पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, जो हम पहले बात कर रहे थे, तो डिमांड पे मांगा जाता है वो डिमांड डिपॉजिट, जो टाइम किसी फिक्स टाइम पे निकलता है वो टाइम डिपॉजिट। इंक्लूडेड फिक्स डिपॉजिट, कैश सर्टिफिकेट, कम्युलेटिव रिकरिंग डिपॉजिट, टाइम लायबिलिटी, पोर्शन ऑफ सेविंग, जो कि टाइम पर है। ये टाइम पर अगर नहीं है तो चला, टाइम जैसे जो डिमांड पे है वो डिमांड डिपॉजिट में चला जाएगा, और टाइम पर है वो टाइम पे चला जाएगा। सिंपल सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन, एक चीज आप लोग को बताना चाहूंगा, इस वीडियो को देखने के बाद जो भी प्रॉब्लम हो इस वीडियो से रिलेटेड, ऐसा नहीं कि किसी और वीडियो का प्रॉब्लम आपको आ रहा है, इस वीडियो में लिख दीजिए। जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर आप मेल भी कर सकते हैं। हमारा है ऑनलाइन ज्ञान ऑफिशियल @gmail.com, ठीक है, ऑनलाइन ज्ञान ऑफिशियल। इस मेल पर आप कोई भी दिक्कत हो यहाँ पर भेज सकते हैं, इस वीडियो से रिलेटेड, ठीक है। और अदर कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि आप इस वीडियो को बात कर रहे हैं तो इस वीडियो की प्रॉब्लम को ना बात करके किसी और वीडियो की प्रॉब्लम को बात कर रहे हैं, तो उस वीडियो के कमेंट में लिखें। बहुत बार ऐसा देखा जा रहा है कि आपकी प्रॉब्लम कुछ और है, कोई और केस का प्रॉब्लम क्वेश्चन है, या फिर कोई और एबीएम का, बीएफएम का, ये सब प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम को आप उस वीडियो के कमेंट में ना डाल करके आप दूसरे वीडियो के कमेंट में डाल रहे हैं। तो ऐसा होता है कि उसमें प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देने में मैं ध्यान नहीं दे पाता हूँ। कारण यह है कि जिस वीडियो को मैं देखता हूँ कमेंट, उस वीडियो से रिलेटेड मैं क्वेश्चन का आंसर देता हूँ, और दूसरे क्वेश्चन को मैं ज़्यादातर इग्नोर करता हूँ, क्योंकि उस टॉपिक को मैं उस समय पढ़ाया ही नहीं हूँ। उस वीडियो को देखिए, वीडियो देखने के बाद उसके बाद उसका क्वेश्चन कीजिए, तो प्रॉपर तरीके से मैं उसका आंसर दे पाऊंगा। और मैं वही आंसर ज़्यादातर देता हूँ जो कि एग्जाम से रिलेटेड हो। एग्जाम से अलग क्वेश्चन पूछने पे आप मेल कर सकते हैं, कमेंट में मत डालिए, आप मेल कीजिए ऑनलाइन ज्ञान ऑफिशियल @gmail.com, उस पर आपको रिप्लाई दिया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या होता है? इन्फ्लेशन को हम लोग हिंदी में कहते हैं महंगाई।
महंगाई यानी किसी भी वस्तु का दाम बढ़ना। तो फिर किसी भी वस्तु का दाम क्यों बढ़ता है? यहां पर जो लाइन लिखा है वो पहले पढ़ते हैं हम लोग। द कंसेप्ट ऑफ इन्फ्लेशन रिफर्स टू sustained rise in the general level of prices of goods and services in an economy over a period of time। कोई भी सामान या सर्विस का कीमत का बढ़ जाना। चलिए हम लोग चलते हैं सिंपल सा अपना आलू प्याज पर चलते हैं। आलू आज की रेट लगभग 30 रुपये पर केजी। ठीक है, और पहले इसका प्राइस क्या था? पहले इसका प्राइस था 5 रुपीज, 10 रुपीज, किसी ईयर में ये 20 रुपीज रहा है। तो हो क्या रहा है, धीरे धीरे हमारा जो है पोटैटो का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि दाम इसका इंक्रीज कर रहा है तो इसका कुछ कारण भी होगा जो कि आगे हम लोग को पढ़ना है, इन्फ्लेशन का कारण। तो यही कहलाता है इन्फ्लेशन। अब इसे एक तरीके से हम लोग समझते हैं जो बहुत अच्छा है, आपके या हमारे सभी लोग के लिए जरूरी है। इन्फ्लेशन हो रहा है तो हम लोग जाने कि हम लोग बचत कर पा रहे हैं या नहीं। मान लिया कि आपके पास 100 रुपीज है, ठीक है, आपने इसे बैंक में डिपॉजिट कर दिया। जब आपने बैंक में डिपॉजिट किया, 1 साल के बाद आफ्टर 1 ईयर बैंक इस पे 4% का इंटरेस्ट देती है, तो हो गया 104 रुपया आफ्टर 1 ईयर। ओके, अब ये है कि हमारा इन्फ्लेशन, उस ईयर का इन्फ्लेशन कितना था। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई किस रेट से बढ़ी। यहीं पे आलू को हम लोग समझते हैं। 1 साल पहले था 20 रुपीज मान लेते हैं, ये जो मैंने लिखा है पर केजी, और 1 साल के बाद हो गया 30 रुपीज पर केजी। तो कितना बढ़ गया प्राइस? 20 से 30 हो गया। परसेंटेज इंक्रीज कितना हो गया है, सोचिए। परसेंटेज 50% का इंक्रीज हुआ है, अब हो गया है 150%, यानी इंक्रीज हुआ है 50% का। महंगाई कितना बढ़ी? 50% महंगाई बढ़ गया। यानी कि आप अगर गौर कीजिएगा तो 100 रुपये में जितना आप आलू खरीदते थे, यानी कि 5 केजी अगर आप खरीद पाते थे आलू, इन नेक्स्ट ईयर यू कैन नॉट बाई 5 केजी बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। जब आप देख रहे हैं कि आपको पैसा आपका बढ़ भी गया है, बैंक आपको इंटरेस्ट भी दिया है, तो आपका ब्याज मिलने के बाद भी आप 5 केजी नहीं खरीद पा रहे हैं। तो अब क्या हो गया, 104/30, 3 पॉइंट समथिंग केजी। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, यही महंगाई है। आपने पैसा लगाया 100 रुपया, आपका 100 से 104 हो गया, लेकिन इन्फ्लेशन कितना था आलू के हिसाब से 50%। लेकिन हम लोग केवल आलू यहाँ पर नहीं देखते हैं, देखा जाता है हम लोग का ओवरऑल देखते हैं, WPI CPI, इसके थ्रू हम लोग पूरा इंडिया का कैलकुलेट किया जाता है कि कितना इन्फ्लेशन है, कितना महंगाई है देश में। तो ये आलू को अगर हम छोड़ दें, एवरेज हम लोग मान लेते हैं कि हमारे देश की महंगाई यानी इन्फ्लेशन रेट 10% है। अगर 10% इन्फ्लेशन है तो अभी भी आप 100 रुपये का इंक्रीज होकर के 104 रुपया बन रहा है, लेकिन इन्फ्लेशन रेट है
10%, यानी कि 100 रुपया का बनना चाहिए कम से कम 110 रुपया, तब हम लोग घाटे में नहीं रहेंगे। लेकिन क्या हो रहा है, 100 रुपया का 104 रुपया बन रहा है, तो अभी भी आपकी वैल्यू, जो आपका वैल्यू बढ़ा है 100 से 104 हुआ है, तभी भी आप 6 रुपये माइनस में है, घाटे में है। तो यह कभी भी नहीं सोचिएगा कि आपका बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है तो आपका पैसा बढ़ रहा है। आपका पैसा इन्फ्लेशन पे डिपेंड करता है कि बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा है और आपको 4% का ब्याज मिल रहा है तो वो कम है। सिंपल सी बात है, 10% का इन्फ्लेशन है, 4% ही ब्याज मिल रहा है, ओवरऑल आपको घाटा हो रहा है। आप देखिएगा, आपको 20% का इन्फ्लेशन है और 10% ब्याज मिल रहा है तो भी आपको घाटा है। 10% का इन्फ्लेशन रहने पे 10% का अगर आपको ब्याज मिलता है तो आप सोचिए कि आपका पैसा सेम टू सेम है, 100 से 110 तो हो जाएगा, लेकिन ये मत सोचिए कि आपका पैसा 10 रुपया बढ़ गया है। मार्केट वैल्यू के हिसाब से किसी भी चीज को आप खरीदने जाते हैं, उस हिसाब से आपका पैसा सेम टू सेम रहेगा। क्योंकि इन्फ्लेशन, जो इन्फ्लेशन है वो बहुत ही बड़ा फैक्टर है मार्केट में आपका प्राइस को डिसाइड करने के लिए। तो क्या कारण है इन्फ्लेशन के, क्यों महंगाई बढ़ रही है, आलू का रेट क्यों ज्यादा हो जा रहा है, या फिर ज्यादा हो रहा है, आलू नहीं, आलू को छोड़ करके किसी और चीज की बात करते हैं। तो कोई भी चीज का डिमांड ज्यादा क्यों है, जमीन की बात कहते हैं तो उसकी महंगाई बढ़ती जा रही है, रेट ज्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। तो कारण क्या है, तो वही हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ने वाले हैं, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। क्या ऐसा कारण है इन्फ्लेशन हो रही है। तो इसके बहुत सारे कारण होते हैं, कारण की कमी नहीं है, किसी भी चीज का महंगा होने का बहुत कारण है, लेकिन मेन रीजन है ये दो, डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड सेकेंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्या कहता है ये दोनों, किसी भी चीज का डिमांड इंक्रीज कर जाए, इट इज अ राइज इन जनरल प्राइसेस कॉज्ड बाय इंक्रीजिंग एग्रीगेट डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। डिमांड इंक्रीज कर गया, डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। मार्केट में जैसे आलू 10 क्विंटल है और 10 क्विंटल है और डिमांड है 15 क्विंटल की, तो 5 क्विंटल का जो गैप है वो कहाँ से पूरा होगा, वो डिमांड इंक्रीज होता है। तो डिमांड इंक्रीज होने के कारण प्राइस भी इंक्रीज कर जाती है। अब इसका मान लिया प्राइस के 10 रुपीज पर केजी है, ठीक है, और खरीदने वाले 15 क्विंटल हैं, तो क्या होगा, 10 रुपीज पर केजी ना रह करके हो सकता है इसे 12 रुपीज या 15 रुपीज दाम इंक्रीज कर जाए, क्योंकि लोग चाहेंगे कि हमें वो सामान मिले, हम उसके लिए ज्यादा पैसा भी देने के लिए तैयार हैं। अभी लेटेस्ट कोरोना की अगर मैं बात करूं, तो कोरोना में स्टार्टिंग जब हो रहा था, जब स्टार्टिंग हुआ था कोरोना का स्टार्टिंग, तब आप लोगों ने गौर किया होगा कि जो उसका बेसिक चीज था, सैनिटाइजर, मास्क, वो मार्केट में अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि उतना वो बन नहीं पा रहा था, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। जब प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था तो सिंपल सी बात है, उसका डिमांड उतना पूरा नहीं हो रहा था, और डिमांड पूरा नहीं होने के कारण शॉर्टेज हुई, किसी भी चीज का शॉर्टेज हो जाता है तो उसका प्राइस इंक्रीज करता है। यानी कि यह लाइन, डिमांड जब एक्सीड करता है तो सप्लाई की शॉर्टेज हो जाती है, और जब सप्लाई की शॉर्टेज हो जाती है तो प्राइस का इंक्रीज हो जाता है। आप जनरली देखते होंगे हर एक जगह सिंपल देखने को मिलेगा आपको, सब्जी मार्केट में, जब सब्जी मार्केट में जाइएगा, सब्जी मार्केट में अवेलेबल नहीं रहेगा या सब्जी का सप्लाई कम रहेगा, तो आप देखिएगा सब्जी का प्राइस ज्यादा रहेगा। या फिर सीजनल सब्जी रहता है, कोई चीज सीजनल सब्जी आया तो वो सस्ता हो गया। अगर सब्जी वो सीजन का नहीं है, ज्यादातर टमाटर में दिखने को मिल सकता है आपको, प्याज में दिखने को मिलता है
कि अब नहीं है, मार्केट में उसका शॉर्टेज है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसके प्राइस इंक्रीज कर जाएगा। तो पहला प्राइस इंक्रीज होने का ये कारण डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मैं एक सिंपल सा एक एक चीज का एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे आलू का, प्याज का, सैनिटाइजर का, सिंपल सिंपल। लेकिन अगर मैं कंट्री में बात करता हूँ, ओवरऑल कंट्री की बात करूँ, तो ओवरऑल कंट्री में एक चीज नहीं, ओवरऑल सभी चीजों को देखा जाता है। सभी चीजों को मिला करके एक इन्फ्लेशन का रेट निकाला जाता है। ये सभी चीज में एवरेज कितना कितना प्राइस बढ़ा है, तो ओवरऑल एवरेज क्या प्राइस हर एक चीज का बढ़ा, यानी इन्फ्लेशन का रेट क्या रहा, महंगाई कितनी बढ़ गई। तो पहला रीजन सॉल्व हुआ, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। एंड नेक्स्ट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये भी बहुत ही इजी है, कुछ खास नहीं। लिखा हुआ क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ इन्फ्लेशन caused by substantial increase in the cost of production, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज होना ऑफ इम्पोर्टेंट गुड्स और सर्विसेज विच वेयर नो सस्टेनेबल अल्टरनेटिव इज अवेलेबल। चलिए, कह रहा है कि कोई भी सामान हम लोग जो बनाते हैं उसके प्राइस में इंक्रीज कर जाना, इसके कारण भी हम लोग का क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा इसे डिटेल में। इफ प्राइसेस ऑफ सब की इनपुट्स लाइक ऑयल राइज, प्रोड्यूसर विल हैव टू आइदर एडजस्ट आउटपुट सप्लाई और ट्रांसलेट द हायर कॉस्ट इनटू हायर आउटपुट प्राइसेस। गुड, चलिए एग्जाम्पल अब लेते हैं, एक सेम एग्जाम्पल लेते हैं, एक अलग भी ले लेंगे। तेल का प्राइस, इसे कच्चा तेल ले लेते हैं, आप हम लेते हैं इसे पेट्रोल को ले लेते हैं, पेट्रोल के प्राइस। पेट्रोल में जब कच्चे तेल का दाम इंक्रीज कर गया, ठीक है, जब कच्चे तेल का दाम इंक्रीज करता है तो सिंपल सी बात है, जो हमारा पेट्रोल का दाम भी है इंक्रीज कर जाएगा। जो उसे खरीदने वाले रहेंगे, वो जो पेट्रोल पंप का मालिक रहेगा और या फिर जो भी कंपनी रहेगी, वो बनाएगी तो उसे भी महंगा पड़ेगा। जब वो महंगा पड़ेगा तो किसी भी पेट्रोल पंप के मालिक को सप्लाई करेगा तो भी वो महंगा सप्लाई करेगा। अब सिंपल सा एक लॉजिक है, कोई भी आदमी महंगे में खरीद कर सस्ता में नहीं बेचेगा। वो अगर महंगा में खरीद रहा है तो उसे महंगा में ही बेचना पड़ेगा, या फिर वो न बेचे। तो यहां पर देखिए, विल हैव टू आइदर एडजस्ट आउटपुट सप्लाई और ट्रांसलेट द हायर कॉस्ट इनटू हायर आउटपुट प्राइस। या तो एडजस्ट कर दे, ना बेचे, या फिर दूसरा ऑप्शन कि प्राइस को इंक्रीज करे फिर बेचे। क्योंकि जब वो सप्लाई करता है तो सप्लाई करने पे उसे प्रॉफिट चाहिए, बेचने पे उसे प्रॉफिट चाहिए। अगर प्रॉफिट आएगी तभी वो अपना खर्चा निकाल पाएगा, स्टाफ का खर्चा निकाल पाएगा, अपने कंपनी का खर्चा निकाल पाएगा। तो इस कारण से भी आपका किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है। पेट्रोल ले लिए, दूसरा लेते हैं। दूसरा मैन पावर, बहुत ही अच्छा है एग्जांपल। लोगों की डिमांड, मान लिया किसी कंपनी है, अभी इसी में देख लेते हैं, कोरोना का मैंने इससे पहले एग्जांपल दिया था, इसी में देख लेते हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने जगह को छोड़ करके एक अपने अपने जगह शिफ्ट हो गए, यानी कि जहां पर काम होने वाली जगह थी, मैन्युफैक्चरिंग हब जहां पे रहती है, वहां पर से लोग अपने आप जगह से हट गए और अपने नेटिव प्लेस पे चले गए। तो क्या हुआ, मैन पावर की कमी हो गई उस जगह पे। जब मैन पावर की कमी होती है तो फिर किसी भी चीज को बनाने में दिक्कत आने लगती है, क्योंकि मैन पावर ही बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी कंपनी को, किसी भी प्रोडक्शन को चालू रखने के लिए। तो जब मैन पावर कम हुई तो ऑब्वियसली बात है कि सामान कम बनने लगा।
सामान कम बनने लगा तो उसका रेट इंक्रीज कर दिया जाएगा, क्योंकि शॉर्टेज के कारण सामान उसका शॉर्टेज है, तो कंपनी चाहेगी इसे, अगर मेरे पास कम ही सामान बन रहा है तो फिर उसका रेट इंक्रीज करके मार्केट में सप्लाई किया जाए। या फिर दूसरा तरीका होगा, मैन पावर अगर कम है तो कोई भी आदमी अगर काम करना चाहता है तो उसे ज़्यादा प्राइस दें, उसे एक तरह का लालच कह सकते हैं। लालच दें कि आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा, आप मेरे यहाँ काम कीजिए। जब वो ज़्यादा पैसा देगा तो सिंपल सी बात है, अपना जो भी प्रोडक्ट बनाएगा उस पर ज़्यादा एडजस्ट करने का कोशिश करेगा, उसका प्राइस इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके से आपका इनपुट का जो प्राइस इंक्रीज करता है, तो सिंपल सी बात है आउटपुट का भी प्राइस इंक्रीज करेगा। किसी भी चीज़ को प्रोडक्शन करने में अगर प्राइस इंक्रीज कर गया तो उसका आउटपुट भी इंक्रीज करके ही निकलेगा, जिस कारण से उसका प्राइस यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो दूसरा रीजन है इन्फ्लेशन का कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। पहला था डिमांड पुल, सेकंड है कॉस्ट पुश। दोनों चीज आपको समझ में आ गई होगी। एक डिमांड बढ़ने के कारण और दूसरा इनपुट का प्राइस इंक्रीज करने के कारण। दोनों के कारण क्या हमारा फाइनल प्राइस इंक्रीज कर जाता है थी गुड्स एंड सर्विसेज का। अगला हम लोग को देखना है मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को कैसे नापते हैं? मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन, इसे मैं वीडियो का पार्ट 2 में बनाने वाला हूं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, तो उसमें मैं बताऊंगा। सॉरी, इसमें मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये तरीका है। उसके बाद WPI, CPI, GDP डिफ्लेटर, ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पार्ट 2 भी जरूर देखिएगा, जल्दी ये वीडियो मिलेगी आपको पार्ट 2 का, जिसमें नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी, जिसमें आपको WPI, CPI, GDP ये सभी को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पर हैं। CPI का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं नोट करके रखा हुआ हूँ। क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इससे आगे अब नहीं बढ़ाऊंगा। और ओवरऑल अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक बार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इससे पता चलता है कि वीडियो बन कैसा रहा है। अगर वीडियो अच्छा बन रहा है तो अच्छी बात है, इसे कंटिन्यू रखेंगे। अगर वीडियो में कुछ खराबी है, कुछ कुछ चीज़ को छोड़ करके, जैसे मैं इसे स्लो पढ़ाता हूँ, मैं जैसे जानबूझ के स्लो पढ़ाता हूँ, ठीक है, और कि बहुत सारे कमेंट में ऐसे आए हैं कि सर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं। तो क्वेश्चन का आंसर देने का कहने का मतलब यह हुआ कि क्वेश्चन आप जो पूछ रहे हैं वो उस वीडियो का है या नहीं है। अभी जैसे मैं बता रहा हूँ मनी सप्लाई एंड इन्फ्लेशन, अब इसके रिलेटेड आप कुछ भी पूछिए आपको जवाब मिलेगा। अब दूसरा टॉपिक का क्वेश्चन इस वीडियो में पूछेगा तो नहीं मिलेगा। उस वीडियो में जाइए, उस वीडियो में उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। और फिर मैंने आपको ईमेल आईडी दिया हुआ है, उस ईमेल आईडी पे आपको अगर अदर क्वेश्चन हैं तो उस ईमेल आईडी पे आप मेल कीजिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। एंड लास्ट, इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। Thanks for watching this video.